Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about conflict between Pakistan and Afghanistan. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान ने एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है गजब लिल हक, और इस ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, बॉर्डर पे फायरिंग की है जिसमें लगभग 270 से भी ज़्यादा अफगान लोग मरे हैं। तो मतलब एक फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो चुका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये वॉर के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जब से तालिबान दोबारा से पावर में आया है अफगानिस्तान में, जिसको हम लोग तालिबान रेजीम 2.0 भी कहते हैं। तालिबान वाज अर्लियर इन पावर इन अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001। फिर अमेरिकन फोर्सेस वहां गए, उन्होंने तालिबान को पावर से हटाया, बट व्हेन अमेरिका पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान इन 2021 देन तालिबान अगेन रिसर्च्ड केम टू पावर। तो जो सेकेंड रिजीम है तालिबान का इन अफगानिस्तान, उसी को कहा जाता है तालिबान 2.0। और पाकिस्तान ने शुरुआत में खूब सपोर्ट किया था। जब व्हेन तालिबान रिटर्न टू पावर इन 2021 पाकिस्तान सपोर्टेड इट, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि जिस तरीके से तालिबान पहले पाकिस्तान की मदद करता था टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अर्लियर रिजीम में, उसका फर्स्ट रिजीम था, उसमें ऐसे एलिगेशंस हैं कि तालिबान पाकिस्तान के साथ नेक्सस में काम करता था अगेंस्ट इंडिया, ऐसे एलिगेशंस हैं। तो पाकिस्तान को लगा कि जब तालिबान दोबारा पावर में आ गया है तो एक वापस से स्ट्रॉन्ग नेक्सस बनेगा पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, और वापस से दोनों मिलकर के इंडिया को प्रेशराइज करेंगे, हो सकता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जब से तालिबान वापस से पावर में आया है 2021 में, जिसको हम लोग कह रहे हैं तालिबान 2.0, तब से भारत के साथ उसके रिलेशंस फिर भी ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशंस लगातार और ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, वहाँ की जो अभी करंट तालिबान सरकार है और जो पाकिस्तानी सरकार है, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ने के पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। वो जो बढ़ती हुई हॉस्टिलिटी है वही अब अपने फ्लैश पॉइंट पे पहुंच चुकी है और अब ये वॉर का फॉर्म ले चुकी है। 3 मुख्य कारण जो बताए जा रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशंस के पीछे, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मुद्दा, डुरैंड लाइन का इशू एंड तालिबान 2.0 प्रॉक्सिमिटी विथ इंडिया। ये तीनों मामले हैं क्या, इसको हम लोग अगले पेज पे समझते हैं। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के अंदर वो टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का लक्ष्य है कि पाकिस्तानी सरकार को रिमूव करके वहां पे एक इस्लामिक खैलिफेट सिस्टम बनाया जाए। आईसिस का जो लक्ष्य था, इस्लामिक स्टेट का जो लक्ष्य था सीरिया में, वैसा ही कुछ लक्ष्य है टीटीपी का पाकिस्तान के अंदर, एक इस्लामिक खैलिफेट सिस्टम बनाया जाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिमूव करके। टाइम टू टाइम टीटीपी पाकिस्तान के अंदर टेरर एक्टिविटीज कंडक्ट करती हैं। एक मैसिव टेरर अटैक किया था टीटीपी ने साल 2014 में, जब पेशावर के अंदर घुस करके उन्होंने स्कूली बच्चों को तक मार दिया था। 130 से भी ज्यादा स्कूली बच्चों को मारा था। तो ये सब पाकिस्तान की हरकतों का नतीजा है। पाकिस्तान ने खुद ही कई सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यहाँ ब्रीड किया है, एंड नाउ दिस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रूविंग टू बी फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ। जब से तालिबान वापस से पावर में आया है 2021 में, तब से ये टीटीपी के अटैक्स पाकिस्तान में और बढ़ गए हैं। जो मैसिव अटैक हुआ था 2014 में हुआ था, वो एक बात जरूर है, लेकिन द नंबर ऑफ अटैक्स हैव इंक्रीज्ड सिंस 2021। और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि टीटीपी हैज बिकम मोर एक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट इट इज गेटिंग फ्रॉम तालिबान रेजीम 2.0। और तालिबान को भारत इंसिस्ट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है
टीटीपी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल डिस्टरबेंस बना रहे, ऐसा पाकिस्तान एलिगेशन लगा रहा है। क्योंकि जब तालिबान दोबारा से पावर में आया 2021 में, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, पाकिस्तानी सरकार को लगा कि अब वापस से दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे, दोनों मिलकर के भारत को डोमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तालिबान ने सेंसिबिलिटी दिखाते हुए सेकेंड रिजीम में भारत के साथ अपने रिलेशंस ज़्यादा अच्छे रखे हैं विज़ाविज़ पाकिस्तान। भारत भी स्टार्टिंग में अप्रीहेंसिव था 2021 में, जब तालिबान दोबारा पावर में आया तो भारत ने अपना एम्बेसी शट डाउन कर दिया था अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान पावर में आया तो। लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपने रिलेशंस तालिबान के साथ रिवाइव करने की शुरुआत कर दी, अंडरस्टैंडिंग द जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ रियलिज्म, कि भाई तालिबान अब पावर में है तो हमें उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अभी भारत ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान रेजिम को, लेकिन हमने जो हमारी एम्बेसी बंद कर दी थी 2021 में, उसको दोबारा से 2025 में ओपन जरूर कर दिया है। तो भारत काफ़ी हद तक आगे है पाकिस्तान के मुकाबले तालिबान के साथ अपनी नेक्सस को स्ट्रेंथन करने में। अब पाकिस्तान को फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार भारत तालिबान के साथ नेक्सस बना रहा है, हमारे देश में टीटीपी और एक्टिव हो गया है, कहीं ना कहीं इंडिया है इसके पीछे, इंडिया तालिबान के थ्रू टीटीपी को सपोर्ट करवा रहा है और टीटीपी और ज़्यादा टेरर अटैक्स कंडक्ट कर रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये दो मुख्य कारण हैं, प्रॉक्सिमिटी विथ इंडिया ऑफ तालिबान 2.0 एंड टीटीपी का एक्टिव होना। इस कारण से पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ एक हॉस्टाइल रिलेशन को बिल्ड कर रहा है पिछले 2-3 सालों से। और एक और मुद्दा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेडिशनली हमेशा कन्फ्लिक्ट का कारण रहा है, वो है ड्यूरैंड लाइन इशू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है ड्यूरैंड लाइन। दिस वाज ड्रॉन इन 1893 बाय ब्रिटिशर्स। इट वाज लाइक पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। जैसे अफ्रीका में यूरोपियन पावर्स बैठ करके और उन्होंने पेपर पे ही अपना अपना बंटवारा कर लिया कि ये हिस्सा तुम्हारा होगा, वो हिस्सा तुम्हारा होगा। तो जैसे अफ्रीका के आप मैप देखोगे तो कई सारे जो देशों के बीच में बॉर्डर हैं वो स्ट्रेट लाइंस दिखेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड पे सेग्रीगेशन किया नहीं गया है, मैप बनाया नहीं गया है। नेचुरल जो मैप्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से देशों की बाउंड्री डेवलप होती है, उसमें तो पेड़ पौधे नदियों के अराउंड इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, तो वो थोड़े इरेगुलर होंगे। लेकिन आप अफगानिस्तान का मैप देखोगे तो सीधे सीधे लाइन कई सारे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका पेपर पार्टीशन किया है यूरोपियन पावर्स ने, बैठ करके खुद ही डिवाइड कर लिया पेपर पे ड्रॉ करके कि ये हिस्सा तुम्हारा, वो हिस्सा हमारा। तो ये जो अननेचुरल डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री होता है या अननेचुरल मार्किंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री होता है, उस कारण से कई सारे इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। क्योंकि एक ही कम्युनिटी के लोग, कुछ लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरे साइड में होते हैं। तो द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑलवेज मस्ट डेवलप अलोंग द नेचुरल लाइंस। नेचुरल इन द सेंस इकोलॉजिकल नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक कल्चर के लोग, एक ट्रेडिशन के लोग एक देश का हिस्सा होने चाहिए। अब अफ्रीका का जैसे पेपर पार्टीशन किया गया यूरोपियन पावर्स द्वारा, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने पेपर पार्टीशन कर दिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री मार्क करके, जिसको कहा गया डूरैंड लाइन। अब देखिए सीधे सीधे लाइंस दिखेंगे आपको। अब ये डूरैंड लाइन जो पेपर पार्टीशन हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर जो पश्तून कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कई सारे पश्तून जो हैं वो बॉर्डर के अगेंस्ट अक्रॉस डिवाइड हो गए। कुछ पश्तून्स अफगानिस्तान में रह गए, कई सारे पश्तून जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर हिस्से में आ गए। अब ये जो अननेचुरल डिवीजन है बाउंड्री का, नोन एज डूरैंड लाइन, डन बाय ब्रिटिशर्स इन 1893, इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मानना है कि द बाउंड्री शुड बी रीडिस्कस्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और जो पश्तून कम्युनिटी के लोग थोड़े पाकिस्तान में रहते हैं, वो हिस्सा भी अफगानिस्तान को बिलोंग करना चाहिए। नेचुरली पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दिस, क्योंकि पाकिस्तान को टेरिटोरियल लॉस होगा। तो इस कारण से डूरैंड लाइन डिस्प्यूट हमेशा ही रहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। बचा हुआ मामला हो गया टीटीपी का। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत इंस्टिगेट कर रहा है अफगानिस्तान को टीटीपी को सपोर्ट करने के लिए, इस कारण से वहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। इन सब कारणों से पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, गजब लेल हक।
and now both sides are into an open war against each other. इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने देश की नेशनल अकाउंटिंग के लिए यानी कि जीडीपी जीवीए कैलकुलेशन के लिए नया बेस ईयर लेने का फैसला किया है. सो ओल्ड बेस ईयर वाज 2011-12, उसको रिप्लेस करके नाउ न्यू बेस ईयर विल बी 2022-23. रिसेंटली जीडीपी का बेस ईयर तो रिवाइज किया गया ही है, साथ ही साथ और भी कई सारे पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी उनके बेस ईयर बदले गए हैं. फॉर एग्जांपल सीपीआई का बेस ईयर बदल करके कर दिया गया है 2024. दैट आल्सो वी सॉ इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी बेस ईयर को अपडेट करके कर दिया गया है 2022-23. ये सब रिवीजन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारी इकोनॉमी बदल रही है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स बदल रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से कैप्चर किया जा सके. जैसे सीपीआई में मैंने आपको बताया एक एग्जांपल, पुराने सीपीआई में सीडी डीवीडीज कैसेट्स के प्राइस रिकॉर्ड किए जाते थे. अब नए सीपीआई में नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो लिया जाता है. तो बेसिकली इकोनॉमी बदलती है, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न बदलते हैं, तो उस हिसाब से इकोनॉमिक अकाउंटिंग मेथड्स भी बदलने चाहिए. उसके लिए बेस ईयर बदला जा रहा है. सो इकोनॉमिक चेंजेस को कैप्चर करने के लिए, कंजम्पशन पैटर्न को कैप्चर करने के लिए, उसके अलावा जो नए बेस ईयर लाए जा रहे हैं दे आर इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, बेस्ट यूएन सजेस्टेड प्रैक्टिसेस के हिसाब से. प्लस नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाए गए हैं, जीएसटी, पीएफएमएस, ई वाहन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES, ये सब नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाए जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है 21, MCA 21. तो ये सब तमाम जो नए प्लेटफॉर्म्स लाए जा रहे हैं उनके हिसाब से जो डेटा आ रहे हैं, उन डेटा को बेहतर तरीके से कंपाइल करने के लिए वी नीड अ न्यू बेस ईयर. तो इन जनरल वी कैन से कि द बेस ईयर इज बीइंग रिवाइज्ड एंड विच इज अ नॉर्मल फिनोमेना. इट हैपेंस इन एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड. सब लोग, सारे देश धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 10-12 ईयर बेस ईयर रिवाइज करते ही हैं, और भारत में भी बेस ईयर टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहा है. तो अब रिसेंट टाइम में बेस ईयर जो है वो काफ़ी 10-12 सालों से नहीं रिवाइज हुआ था, अब रिवाइज किया जा रहा है. तो बेस ईयर जो है वो टाइम टू टाइम बदला जाता है ताकि बेटर अकाउंटिंग एंड एस्टिमेशन हो पाए विद रिस्पेक्ट टू एनी इकोनॉमी. भारत में भी यही हो रहा है हाल फिलहाल में. कई सारे बेस ईयर बदल दिए गए. एक बेस ईयर जो रिवीजन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है वो है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलेटेड इन्फ्लेशन के लिए अभी भी बेस ईयर है 2011-12. मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग 2-3 मंथ दैट बेस ईयर विल आल्सो बी रिवाइज्ड. उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो प्लानिंग टू कैलकुलेट PPI. हमारे देश में, जैसा कि मैंने आपको क्लास में सिखाया है, हमारे देश में WPI एंड CPI मेजर होता है, PPI कैलकुलेट नहीं होता है. बट Ministry of Statistics and Program Implementation is planning to calculate PPI as well. साल 2022-23 को ही नया बेस ईयर क्यों बनाया गया? Why GDP base year has been revised to 2022-23? The reason is simple, because 2022-23 is the normal period in recent time. मैंने क्लास डिस्कशन करके आपको बताया है. Please try to relate it with class discussion, how base year is decided. I've told you, क्लास की बातें जिन बच्चों को याद आ रही हैं प्लीज रिकॉल करने की कोशिश कीजिए. I've told you कि a normal year is taken as base year. नॉर्मल ईयर मीन्स वो साल जिसमें चीज़ों के दाम में अनड्यू फ्लक्चुएशन ना हुए हो, कोई एक पर्टिकुलर आइटम अनड्यूली बहुत महंगा या बहुत सस्ता ना हुआ हो. नॉर्मल सा साल होता है जिसमें ज़्यादा डिसरप्शंस नहीं है. एवरी आइटम इज प्राइस्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द वे इट शुड बी प्राइस्ड. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल इट और कनेक्टेड विद द क्लास डिस्कशन. तो साल 2022-23 को ही क्यों बनाया गया है बेस ईयर? उसके पीछे कारण ये है कि रिसेंट टाइम में साल 2022-23 ही एक नॉर्मल पीरियड रहा है. जो इकोनॉमी के अंदर डिसरप्शंस आए ड्यू टू कोविड पैंडेमिक 2019-20 एंड 2020-21 में, वो डिसरप्शंस धीरे धीरे सेटल डाउन हुए 2022-23 में. दैट इज वाई 2022-23 इज नॉर्मल पीरियड और उसको नया बेस ईयर बनाया गया है. साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जिसको भारत फॉलो करता रहा है, तो भारत अपने नेशनल अकाउंटिंग पर्पस के लिए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट SNA ऑफ ईयर 2008 फॉलो करता रहा है. ये जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है
SNA released in 2008. It has been collectively released by United Nations, IMF, World Bank, OECD and European Commission. अब रिसेंट टाइम में एक और न्यूज़ है कि ये जो एजेंसीज हैं ये अपना सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, जिसमें वो स्टैंडर्ड मेथड सजेस्ट करते हैं कि दुनिया के देशों को क्या स्टैंडर्ड तरीके फॉलो करने चाहिए अपनी नेशनल अकाउंटिंग के लिए, यानी कि जीडीपी एंड जीवी अकाउंटिंग के लिए। तो ये जो SNA है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 वाला, इसको अपग्रेड किया जा रहा है 2025 में एंड होपफुली इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2028-29। तो भारत ने जो अपना नया बेस ईयर चुना है और जो नए थोड़े से मेथड्स में चेंजेस किए हैं जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, दैट इज आल्सो इन लाइन विथ द यूएन द SNA ऑफ 2025। तो पॉइंट ये है कि भारत अभी जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड SNA 2008 फॉलो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो नया बेस ईयर चुना गया है उसमें थोड़े से जो मेथोडोलॉजिकल चेंजेस किए गए हैं, वो जो नया SNA आएगा 2025 वाला, जो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होगा 2028-29 से, उसके भी हिसाब से है। तो हमें अब जब नया SNA एप्लीकेबल होगा 28-29 से, तो उसके बाद अपने जीडीपी अकाउंटिंग मेथड में कोई खास बदलाव करने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि हमने अभी ही वो एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। एक फैक्ट और याद रखना है आपको कि जो पुराना हमारा बेस ईयर था, ओल्ड सीरीज वाला 2011-12, उसके हिसाब से 2025-26 जो ऑन गोइंग ईयर है उसका ग्रोथ रेट 7.4% के आसपास होने वाला था। बट नाउ एज पर द न्यू सीरीज, द ग्रोथ रेट फॉर द ऑन गोइंग ईयर करंट ईयर इज गोइंग टू बी अबाउट 7.6%। देखिए, सिर्फ बेस ईयर बदलने से ग्रोथ परसेंटेज में चेंज नहीं आता, ये तो मैंने आपको क्लास डिस्कशन में भी सिखाया है। सिर्फ बेस ईयर बदलने से ग्रोथ परसेंटेज में बदलाव नहीं आता है। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल अगेन द क्लास डिस्कशन। लेकिन भारत सरकार ने अभी बेस ईयर के अलावा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बेस ईयर के अलावा थोड़े से मेथड एडजस्टमेंट भी किए हैं। इस कारण से जो करंट ईयर का ग्रोथ रेट पुराने मेथड या पुराने सिस्टम के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से 7.4% होता, वो अब नए सीरीज के हिसाब से 7.6% होगा। टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीडीपी एक इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, उसमें बेस ईयर टाइम टू टाइम क्यों बदला जाता है, उससे क्या फायदे होते हैं, ये सब तो जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आराम से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बूस्ट टू अर्बनाइजेशन as per 15th and 16th Finance Commission recommendations. So urbanization is a topic given in our syllabus GS paper 3 Indian economy separately. तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक देखा जा सकता है। देखिए, फाइनेंस कमीशन को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हर 5 साल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज पर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन का जो मुख्य काम है वो है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला देना। जो भारत सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, उस टैक्स का कुछ हिस्सा भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करना होता है। अब कितना पैसा उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करना है, वो फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन देता है। उस फॉर्मूले को कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। द परसेंटेज ऑफ फंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड, जिसको कहा जाता है डिविजिबल टैक्स पूल। जो सरकार ने कलेक्ट किया, भारत सरकार ने, वो टैक्स को कहा जाता है डिविजिबल टैक्स पूल। डिविजिबल टैक्स पूल इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्ट ऑफ इट हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो भारत सरकार ने जो टैक्स कलेक्ट किया उसको क्या कहा गया, डिविजिबल टैक्स पूल। उस डिविजिबल टैक्स पूल का कुछ हिस्सा भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट्स को देना होता है। कितना देना होता है वो फाइनेंस कमीशन बताती है अपने रिकमेंडेशन के थ्रू। ऑफ कोर्स फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं भारत सरकार के ऊपर, बट जनरली भारत सरकार मान लेती है उनके रिकमेंडेशन। और जितना पैसा भारत सरकार को अपने डिविजिबल टैक्स पूल से स्टेट्स को देना होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले को कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। करेंटली जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस चल रहे हैं वो है 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, करेंटली जो चल रहा है वो तो 15th फाइनेंस कमीशन है। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन जो हैं वो चलेंगे 31 मार्च 2026 तक। और जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके
रिकमेंडेशंस शुरू होंगे अप्लाई होना फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो अगले 1-2 महीने के बाद 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस अप्लाई होंगे। 15th फाइनेंस कमीशन 2020 में बनाया गया था, उसके चेयरमैन थे एनके सिंह जी। लेकिन कोविड पैंडेमिक के कारण 15th फाइनेंस कमीशन जनरली तो 5 साल के लिए होती, बट 15th फाइनेंस कमीशन का 2 टर्म दे दिया गया, 2020 से लेकर के 2021 तक और 2021 से लेकर के 2026 तक। अब 15th फाइनेंस कमीशन के बाद 16th फाइनेंस कमीशन बिठाई गई है, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पंगारिया जी। और 16th फाइनेंस कमीशन के जो सजेशंस हैं वो इंप्लीमेंट होंगे 1 अप्रैल 2026 से। इस पे एपीएससी ने पिछले साल ऑलरेडी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा हुआ है कि 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस कब से एप्लीकेबल होंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जितना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट किया था उतना ही 16th ने भी सजेस्ट किया है, दैट इज 41%। यानी कि भारत सरकार जितना भी टैक्स कलेक्ट कर रही है डिविजिबल पूल में, उसका 41% पैसा उनको स्टेट्स के साथ शेयर करना है। अगर 1000 करोड़ कलेक्ट किया है भारत सरकार ने डिविजिबल टैक्स पूल में, तो 410 करोड़ उनको स्टेट्स के साथ देना है आज पर 15th एज वेल एज 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला देती है कि अब सेंटर से पैसा जो स्टेट्स के पास जाएगा कलेक्टिवली, उसको कहा गया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो पैसा स्टेट्स के बीच में आपस में कैसे बटेगा, किस रूल के हिसाब से बटेगा, उस रूल या फॉर्मूले को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, जो फाइनेंस कमीशन देती है। 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन के जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है, यानी कि हाउ द मनी विल बी डिवाइडेड अमंग्स द स्टेट्स, उसमें थोड़ा सा अंतर है। इनकम डिस्टेंस का वेटेज थोड़ा घटाया है 16th फाइनेंस कमीशन ने, 45% से घटा करके 42.5% कर दिया है। इनकम डिस्टेंस मतलब जो रिच स्टेट्स होते हैं और जो पुअर स्टेट्स होते हैं, उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर कैपिटा का जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है इनकम डिस्टेंस। जो सबसे रिच स्टेट है वो है हरियाणा। लार्ज स्टेट्स में, रिलेटिवली लार्ज स्टेट्स में जो सबसे रिच स्टेट है जीएसडीपी पर कैपिटा में, वो है हरियाणा। अब मान लीजिए कि हरियाणा की जीएसडीपी पर कैपिटा है 1.5 लाख रुपए और पंजाब की है 1 लाख रुपए, तो इनकम डिस्टेंस बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब विल बी 50,000 रुपीज। इनकम डिस्टेंस का वेटेज थोड़ा सा घटाया है 15th फाइनेंस कमीशन के मुकाबले 16th फाइनेंस कमीशन ने 42.5% किया है। पॉपुलेशन का वेटेज, स्टेट में जनसंख्या कितनी है उसका वेटेज थोड़ा बढ़ाया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कैसा हो रहा है स्टेट के अंदर, उसका वेटेज थोड़ा घटाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखना आपको। और मेंस में भी आप इस पे कुछ आर्गुमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। एरिया का वेटेज जो है थोड़ा घटाया गया है, फॉरेस्ट एरिया का वेटेज उतना ही रखा गया है। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर उसको वेटेज दिया गया था कि स्टेट अपने अपने लेवल पे टैक्स कलेक्शन के लिए, खासकर जीएसटी के लिए, फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसका वेटेज दिया गया था 2.5%। 16th फाइनेंस कमीशन में वो नहीं है। 16th फाइनेंस कमीशन में एक नया पैरामीटर ऐड कर दिया गया है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। स्टेट कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल जीडीपी में, उसका वेटेज दिया गया है 10%। तो यह है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला अमंग्स द स्टेट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंस कमीशन के और भी कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, फाइनेंस कमीशन आल्सो recommends ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज। देखिए, लोकल बॉडीज चाहे अर्बन लोकल बॉडी हो या रूरल लोकल बॉडीज हो, उनको पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स तो देती ही है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, लेकिन उनको कुछ पैसा भारत सरकार के तरफ से भी आता है वाया स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एट द यूनियन लेवल, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपना पैसा देती हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, कुछ पैसा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आता है टू द लोकल बॉडीज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज आर ऑल्सो सजेस्टेड बाय फाइनेंस कमीशन। दिस इज एडिशनल फंक्शन ओवर एंड अबव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज भी देता है कि कितना पैसा जो है वो स्टेट्स के थ्रू लोकल बॉडीज को जाना चाहिए एज पर आर्टिकल 280 सब क्लॉज 3 बी एंड सी। उसके अलावा स्टैट्यूटरी ग्रांट की भी बात करता है। आर्टिकल 275 में स्टैट्यूटरी ग्रांट is given, that is of two type. General grant is given to the needy states having shortfall in revenue. अगर किसी स्टेट का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है तो उसको थोड़ा स्टैट्यूटरी एडिशनल ग्रांट दिया जाता है फाइनेंस कमीशन की तरफ से।
Plus specific grants is also suggested by Finance Commission as per Article 275 for the welfare of tribals in scheduled areas and state of Assam. उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड इट ऑल्सो सजेस्ट ऑन एरियाज विच इज रिकमेंडेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अगर फाइनेंस कमीशन को किसी एक पर्टिकुलर मामले पे अपना ओपिनियन देने के लिए कहते हैं तो फाइनेंस कमीशन उस एरिया में भी अपना रिकमेंडेशन देता है. नाउ ये जो पहला फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का कि फाइनेंस कमीशन गिव सम रिकमेंडेशंस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ फंड टू द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज. इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है. ग्रांट टू द लोकल बॉडीज, ये आर्टिकल कहता है इंडियन एक्सप्रेस में जो आया है कि लोकल बॉडीज के लिए यानी कि रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो ग्रांट है बाय द फाइनेंस कमीशन वो बढ़ रहा है. यानी कि जो थर्ड टीयर ऑफ आवर गवर्नेंस है उस पे फाइनेंस कमीशन ज़्यादा फंड एलोकेशन करवा रही है. 11th फाइनेंस कमीशन हैड रिकमेंडेड ओनली 0.56% ऑफ डिविजिबल टैक्स पूल टू द लोकल बॉडीज. 16th फाइनेंस कमीशन हैज रेज्ड इट टू 6.36%. यानी कि लोकल बॉडीज के लिए जो परसेंटेज ऑफ फंड है वो बढ़ा रही है फाइनेंस कमीशन. उसमें भी जो पैसा आ रहा है लोकल बॉडीज के लिए कलेक्टिवली अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज के लिए, उसमें भी अर्बन लोकल बॉडीज का शेयर लगातार बढ़ रहा है. यू सी 10th फाइनेंस कमीशन में जितना भी पैसा लोकल बॉडीज के लिए आया फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, उसमें सिर्फ 19% ही अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था. 16th फाइनेंस कमीशन में द परसेंटेज हैज गॉन अप टू 45%. मींस द ओवरऑल डिवोल्यूशन ऑफ फंड फ्रॉम द सेंटर टू द local bodies is increasing, and in that also the proportion of urban local bodies is increasing. That is how we can conclude that finance commission is trying to boost urbanization. It is trying to give more and more fund to the urban local bodies in order to ensure better governance at the third tier level, जो म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल है वहां पे. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next topic is about National Science Day, important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. देखिए, नेशनल साइंस डे आज के दिन 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है. यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही डॉक्टर सीवी रमन साहब ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की थी 1928 में. भारत सरकार ने 1986 में फैसला किया कि 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी खोजी गई 1928 में. 1986 से हम लोग नेशनल साइंस डे मना रहे हैं. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग रमन इफेक्ट भी कभी कभार कहते हैं फिजिक्स की दुनिया में. और रमन इफेक्ट ढूंढने के लिए ही डॉक्टर सीवी रमन साहब को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था इन 1930. साल 2026 का नेशनल साइंस डे हम मना रहे हैं. उसका थीम है विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत. रमन इफेक्ट या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या वो भी जरा समझने की कोशिश करते हैं. इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक फॉर केमिकल स्ट्रक्चर. देखिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर समझने का दो तरीका है. एक तो उसको ब्रेक करके देखा जाए, स्टडी किया जाए, तो उसको कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस. एक है जिसमें उसको बिना ब्रेक किए उसके ऊपर कुछ लाइट थ्रो करके उसको हम स्टडी करने की कोशिश करें उसके स्ट्रक्चर को, तो इसको कहा जाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक. तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक जिसमें किसी भी कंपाउंड के अगर स्ट्रक्चर को समझना है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझना है, तो उसके ऊपर एक लेजर लाइट डाली जाती है. उस लेजर लाइट का ज्यादातर जो हिस्सा है, मतलब लेजर लाइट जब डाली जाएगी तो लेजर लाइट स्कैटर होगी इस मॉलिक्यूल से टकराने के बाद. स्कैटर्ड जो लाइट है उसमें 99.9999% लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो वही होगा जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ था. ये जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड लाइट का भी वेवलेंथ वही होगा. इसको कहा जाता है रेले स्कैटर. मतलब वो स्कैटर्ड लाइट जिसका वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट के जैसा ही है, बराबर है, उस स्कैटर्ड लाइट को कहा जाता है रेले स्कैटर. और वो लगभग 99.99% होते हैं. लेकिन लगभग 0.0001% लाइट ऐसी होती है स्कैटर्ड में जिसकी वेवलेंथ अलग होती है विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट. और इस स्कैटर्ड लाइट को, जिसकी वेवलेंथ अलग है विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट, इस स्कैटर्ड लाइट को कहा जाता है रमन स्कैटर.
तो जिसकी वेवलेंथ वैसी ही है जैसा इंसिडेंट था तो उनको कहा जाता है रेले स्कैटर। जिसकी वेवलेंथ अलग है विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट उसको कहा जाता है रमन स्कैटर। और रमन स्कैटर की वेवलेंथ को स्टडी करके हम लोग इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सो यही है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट, विच इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक, जिसमें इन लेजर लाइट को इंसिडेंट करके उससे होने वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि जो लाइट वहां से इंसिडेंट होकर के स्कैटर हो रहे हैं उन लाइट्स में से जो लाइट्स रमन स्कैटर हैं जिनकी वेवलेंथ अलग है उनको स्टडी करके हम लोग इसके कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूएई, फ्रांस एंड सिंगापुर के साथ हमारा ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है यूपीआई नेक्सस या लिंक, दैट इज वाई करेक्ट आंसर विल बी ओनली 3। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। जादुई पिटारा सिर्फ डिजिटल फॉर्म में नहीं है, बाकी फॉर्म में भी है। फिजिकल में पहले आया था, डिजिटल में बाद में आया था। इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव बाय जर्मनी एंड स्मू जो है वो नियर थ्रेटेंड में है, ना कि इंडेंजर्ड में है। सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लीस्ट कंसर्न में है शायद से, तो लीस्ट कंसर्न में इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।